Hi guys, this is me Shail Pathak and welcome to this awesome place known as ASAP English। मुझसे जुड़ने के लिए एंड मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज के समय में गवर्नमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है एक सोसाइटी के लिए और सोसाइटी में रहने वाले उसके सिटीजन्स के लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के फेट पर निर्भर हैं। लेकिन गवर्नमेंट जिस तरीके से ऑपरेट करती है वो बिल्कुल अलग चीज़ है एंड उसमें वेरिएशंस भी काफ़ी सारे हैं। देखिए गवर्नमेंट जो होती हैं वो हमारी बिल्कुल हाथों की उंगलियों जैसी होती हैं, क्योंकि देखिए हर उंगली का साइज अलग है। उसी तरीके से डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं जो आज वर्क कर रही हैं या जो पहले वर्क कर रही थी, उन सब की फंक्शनिंग अलग रहती है, उन सब का काम करने का तरीका अलग रहता है, दायरा अलग रहता है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनार्की की, जिसे हिंदी में अराजकता कहा जाता है। अब अराजकता होती क्या है, तो मैं चाहता हूँ आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सिटी के बारे में, अपनी जगह के बारे में, जहाँ आप रहते हैं उसके बारे में सोचिए। ये सोचिए कि वहाँ अचानक से पुलिस गायब हो जाए, अचानक से लोग कानून मानना छोड़ दें, अचानक से अफरा तफरी मच जाए तो क्या होगा। ऐसी कंडीशन में दंगे हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लोग आपके घर में घुस सकते हैं, आपकी इज्जत पे हाथ डाल सकते हैं, चोरी हो सकती है, लूटें हो सकती हैं, इतना सब कुछ हो सकता है। अब अपनी आंखें खोलिए, आपको नेगेटिविटी फील आई होगी, है ना। इसी नेगेटिविटी को अराजकता कहा जाता है। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लॉस गायब हो जाए, लोग कानून मानना छोड़ दें, यहाँ पर पुलिस भी कुछ न कर सके, ऐसी कंडीशन को अराजकता कहा जाता है। एंड ये सब करने वाले को अराजकतावादी, एनार्किस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी, हिंदी में से लोकतंत्र कहा जाता है। एंड आप जानते होंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होल्ड करता है इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड सो डेमोक्रेसी क्या होता है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता के द्वारा, जनता से ही, जनता के लिए। देखिए हम वोट देने जाते हैं, इसका मतलब हम अपना लीडर खुद चुन सकते हैं। इस देश की बागडोर किसको सौंपनी है, इसका सीधा सीधा फैसला हमारे ऊपर है। सो हम हैं जो इस देश को चलाते हैं, उसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है। लोगों के द्वारा जो तंत्र स्थापित किया गया है उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज मोनार्की, हिंदी में से राजतंत्र कहा जाता है। अ रूल बाय अ किंग और क्वीन, जैसे आपने रॉयल फैमिली सुनी होंगी जो कि अभी जापान में है, यूके में है, स्वीडन में है, सऊदी में है, कतर में है और भी कुछ जगह हैं। सो वहाँ पर एक राजा रहता है या एक रानी रहती है जो सारे डिसीजंस लेती है, देश की बागडोर उसके हाथ में रहती है। एंड उसके बाद उसका बेटा आ जाता है, बेटी आ जाती है जो फिर सिंहासन होल्ड करता है। सो इस तरह की गवर्नमेंट को, इस तरह के रूल को मोनार्की कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज ओलिगार्की, हिंदी में से अल्पतंत्र कहा जाता है, अल्पजनतंत्र कहा जाता है। रूल ऑफ द फ्यू, अब फ्यू यहाँ पर क्या है, ये मेंबर्स भी हो सकते हैं, कमेटी भी हो सकती है एंड कुछ फैमिलीज भी हो सकती हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है। जैसे रशिया में हुआ करता है, चाइना में भी होता है। चाइना में मेंबर्स हैं, 103 मेंबर्स हैं अभी, जिनमें से ही प्रतिनिधि चुना जाता है। ईरान में हुआ करता था एंड साउथ अफ्रीका में भी हुआ करता था 20th सेंचुरी में। लेकिन 1994 को जब नेल्सन मंडेला जीते थे 1994 में, उसके बाद से समाप्त हो गया। नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो उसके बाद, उससे पहले डच फैमिलीज ने रूल किया है साउथ अफ्रीका में, लेकिन नेल्सन मंडेला के बाद ये सब चीज़ें समाप्त हो गई। रशिया में भी हुआ करता था 10वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में, ओलिगार्की था तब वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुई उसके बाद से वहाँ पर भी ख़त्म हो गया। सो ऐसे तंत्र को अल्पतंत्र कहा जाता है, ऐसी गवर्नमेंट को ओलिगार्की कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज थियोक्रेसी, हिंदी में से धर्मतंत्र कहा जाता है। एक ऐसी सरकार जो कि धर्म के नाम पर चलाई जा रही है, भगवान के नाम पर चलाई जा रही है, उसे थियोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट बाय प्रीस्ट इन द नेम ऑफ गॉड, जैसा कि हमने एंशिएंट इजिप्ट में देखा है, तिब्बत में देखा है एंड आज के समय में हम ईरान में देखते हैं, जहाँ पर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस बनाए जाते हैं, जस्टिस के लॉस बनाए जाते हैं, वो सीधे की सीधे इस्लामिक लॉस पर बेस्ड रहते हैं। इन्हें कहीं कहीं शरिया लॉ भी बोला जाता है। जहाँ कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी लॉ पास कराया जाता है, सो उसमें धर्म का मिश्रण ज़रूर रहता है, धर्म का इन्फ्लुएंस ज़रूर रहता है। सो ऐसी गवर्नमेंट को थियोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑटोक्रेसी, हिंदी में से निरंकुश शासन कहा जाता है। अब नाम से ही आप पता लगा सकते हैं,
निरंकुश मतलब जिस पर अंकुश न लगाया जा सके। निरंकुश शासन मतलब जिस शासन पर, जिस सरकार पर कोई उंगली ना उठा सके, जो किसी के लिए जवाबदेही ना हो। जैसे एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई सरकार डिसीजन लेती है, कोई बिल लेके आती है, तो वो जवाबदेही रहती है विपक्ष के लिए। उस पर विपक्ष सवाल उठा सकता है। लेकिन अगर विपक्ष ही ना हो, एक ही इंसान हो जिसको सारे के सारे फैसले ले सकता है, वो सारे के सारे लॉ खुद चला सकता है, खुद निकाल सकता है, सारी अपनी मनमानी कर सकता है। सो ऑटोक्रेसी हो गया एक निरंकुश शासन, एक ही के द्वारा चलाया जाने वाला मनमानी भरा शासन, उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लूटोक्रेसी। हिंदी में से धनिक तंत्र कहा जाता है। ये भी नाम से ही पता चलता है। गवर्नमेंट रूल्ड बाय पीपल ऑफ ग्रेट वेल्थ और इनकम। कुछ लोगों के द्वारा, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास इनकम है, जिनके पास पावर है, उनके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को प्लूटोक्रेसी कहते हैं, धनिक तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्यूरोक्रेसी। हिंदी में से अफसर शाही कहते हैं, लाल फीता शाही कह सकते हैं। ये एक सिस्टम है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर मेड बाय स्टेट ऑफिशियल्स, या कहें एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स विथ मल्टी लेयर्ड सिस्टम एंड प्रोसेस। देखिए, ब्यूरोक्रेसी की अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो इसके दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पहले पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहले पासपोर्ट बनवाए जाते थे, तो उसका जो प्रोसेस था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। उसके बाद क्या हुआ कि अब उसे ईजी करने की कोशिश की गई, अब काम डिवाइड कर दिए गए। अब क्या हो गया है कि हमें फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरता है, उसके बाद आपका वो ऊपर वाले ऑफिसर पे जाता है, वहाँ से फिर आपको डेट मिलती है, फिर हम वहाँ पर जाते हैं। इस तरीके से प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ना होके थोड़ा सा इजी कर दिया गया है, थोड़ा सा आसान हो गया है पूरी प्रोसेस पासपोर्ट बनवाने की। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रोसेस है उसे ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। ये हो गया पॉजिटिव पहलू। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। देखिए, हम सुनते हुए आते हैं कि उस ऑफिस में बस चक्कर पर चक्कर काटते जाओ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अपनी फाइल को लेके किसी शर्मा जी के पास जाओ तो वो बोल देता है कि गुप्ता जी के पास जाओ, वहाँ से बोल देता है कि राठौर जी के पास जाओ, तो उसमें बस घूमते रहो। तो ये भी एक ब्यूरोक्रेसी है। ये नेगेटिव वे में चले जाएंगे कि जहाँ पर एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स काम करें, जहाँ पर जो ऑफिशियल्स रहते हैं, तो उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, अफसरशाही कह सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट वन इज बनाना रिपब्लिक। अब सुनिए, एन इंसल्टिंग वर्ड फॉर अ कंट्री दैट इज कंसिडर्ड टू हैव वीक इकोनॉमी, a dishonest and cruel government and public services that don't work। एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई हो, जिसकी पब्लिक सर्विसेज बिल्कुल काम ना करें, एंड उसमें रिश्वतखोरी इतनी ज़्यादा घुस जाए जो उस देश की इकोनॉमी पर प्रभाव डालने लगे, तो ऐसी सरकार को बेइज्जती भरे लफ्ज़े में बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। ये वर्ड डिबेट में यूज़ होता है। ये जो टर्म है वो न्यूज़ चैनल पर जो डिबेट होती है वहाँ पर यूज़ होता है। एंड अब आप खुद सोच रहे होंगे कि इसे बनाना रिपब्लिक क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा अटपटा है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। 1904 में इस टर्म को लाया गया था, जब लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ थी, उनकी इकोनॉमी वीक जा रही थी, एंड उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो उनका पूरी तरीके से इकोनॉमी एक ही चीज़ पर बेस्ड थी, जो कि था बनाना। तो वहाँ पर इस शब्द को लेके आया गया था। एंड आज भी काफ़ी ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी एक ही चीज़ पर बेस्ड है, तो वो थोड़ा सा डगमगा जाती है, क्योंकि अगर एक ही चीज़ है एंड वो भी अगर डगमगा गई तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था दाव पर लग जाती है। जिस तरीके से बांग्लादेश हुआ जो जूट पर निर्भर करता है पूरी तरीके से, नाइजीरिया आप जानते हैं ऑयल पर निर्भर करता है, क्यूबा हुआ शुगर पर करता है, लाओस हुआ टिम्बर पर करता है। तो इस तरीके से काफ़ी देश हैं जिनकी इकोनॉमी सिंगल चीज़ पर बेस्ड है और वो थोड़ा सा डगमगा सकती है। तो ऐसे सरकार को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डिक्टेटरशिप। हिंदी में से तानाशाही कहा जाता है। अब तानाशाह से अगर हम सुनते हैं तानाशाह, तो अचानक से एक फेस पॉपअप होता है आंखों में, जो होता है हिटलर का। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं जब भी तानाशाह सुनता हूँ तो मेरे सामने हिटलर ही आता है। एंड हिटलर ने जो काम किया था उसे ही डिक्टेटरशिप कहा जाता है। A government by someone who takes power by force and does not allow election। जहाँ पर तानाशाही में इलेक्शन नहीं होते हैं, एक इंसान की
बात सुनी जाती है वही सब करता है। एंड आपने देखा होगा हिटलर ने क्या किया है, किस तरीके से देश चलाया था जर्मनी, तो उसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है, तानाशाही कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज मार्शल लॉ, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और एरिया बाय द आर्म्ड फोर्सेस। एक ऐसी स्थिति जहां पर सरकार की जो बागडोर है, जो फैसले लेने की बातें हैं, वो आर्म्ड फोर्सेस अपने हाथ में ले लें, आर्मी अपने हाथ में ले लें, तो उसे मार्शल लॉ कहा जाता है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है ये। देखिए आर्टिकल 34 में इसका प्रावधान है जहाँ पर मार्शल लॉ मेंशन है, लेकिन इसे अभी तक भारत में यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए ये इमरजेंसी से भी बहुत बदतर हालात में यूज़ होती है। जैसे वॉर के टाइम पर, रिबेलिएशन के टाइम पर, या नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पर यहाँ पर मार्शल लॉ अप्लाई होता है। जैसे अमेरिका में से 2-3 बार यूज़ किया गया है। ग्रेट शिकागो फायर जो हुई थी 1871 में, वहाँ यूज़ किया गया था। एंड सैन फ्रांसिस्को जो अर्थक्वेक आया था 1906 में, वहाँ पर भी मार्शल लॉ यूज़ किया गया था, लेकिन भारत में इसे अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरीके से देश की बागडोर संभालें, उसे मार्शल लॉ कहा जाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार मैंने जो आपके सामने रखे। इसमें मैं 2 चीज़ें आखिरी में ऑनरेबली मेंशन करना चाहूँगा। पहला है कॉलोनियलिज्म एंड दूसरा है कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म देखिए आजकल ये जो टर्म है वो काफ़ी बार मैं देखता हूँ, न्यूज़पेपर में देखता हूँ एंड डिबेट्स में देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि उसे मेंशन करूँ। एंड अगर कम्युनिज्म मेंशन करूंगा तो मुझे कॉलोनियलिज्म भी मेंशन करना पड़ेगा। तो कॉलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद होता है, अ सिचुएशन इन विच वन कंट्री रूल्स अनदर। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक देश दूसरे देश पर राज करता है। अब राज करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मेनली इकोनॉमी पर बेस्ड रहता है। फिर आता है कम्युनिज्म, हिंदी में से साम्यवाद कहा जाता है। सरल शब्दों में कहूँ तो इसे संपत्ति का समाजीकरण कहा जाता है। ये जो टर्म है कम्युनिज्म, सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब में मेंशन किया था। ये एक पॉलिटिकल थ्योरी है जो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने रखी थी, जिसमें क्या है, एक सोसाइटी है, अ सोसाइटी इन विच ऑल प्रॉपर्टी इज पब्लिकली ओन एंड ईच पर्सन इज पेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड नीड्स। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिकली ओन की जा सके, जहाँ पर सरकार का आधिपत्य ना हो के पब्लिकली सब चीज़ें डिसाइड हों, एंड जो कंपनसेशन मिलता है, जो सैलरी मिलती है, वो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड नीड्स हो। तो ये एकदम से आइडियल कंडीशन होगी जो कम्युनिज्म रहता है। मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि संपत्ति का जहाँ पर समाजीकरण हो जाए उसको कम्युनिज्म कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जुड़ सकते हैं। नाम है एसअप इंग्लिश।